बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। और स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 2013 के फ़र्स्ट पेपर का MCQs डिस्कस करने लगे हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 17 जो है वो MCQs हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में आपने जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर उसमें आप लंबी कैलकुलेशंस में लग जाएंगे तो आपका टाइम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 25 मिनट्स में आपने ये 17 MCQs करने हैं। सबसे पहला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट मास। ठीक है, इसमें सबसे कम मास किसका है? देखें, सब यूनिट्स डिफरेंट है। एक में मोल दिए हुए हैं, एक में नंबर ऑफ एटम्स, फिर इसमें सिंपल मास दिया हुआ है 7 ग्राम्स ऑफ सिल्फर। ठीक है, इसमें 7 ग्राम्स दिए हुए हैं और आगे है ग्राम एटम्स, 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इन सब के हमने पहले ग्राम्स निकाल लेने हैं बाकी के। ठीक है, 7 ग्राम्स ऑफ सिल्फर तो सिल्वर गिवन है, बाकियों के भी निकाल लेने हैं और फिर जिसका लीस्ट मास होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इसका तो 7 ग्राम्स की बना। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के कितने होते हैं? ग्राम्स। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है, तो 16 2 32। और अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं और अब आपको मास फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, उस इक्वेशन को अरेंज करना है, मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस। ठीक है, इसी को आप अरेंज कर लेंगे मास के लिए। ठीक है, मास के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ। ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। तो मास के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स 3.01 10⁻23 को एवोगैड्रोस से डिवाइड करते हैं 6.02 10⁻23 और उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, 6 ग्राम्स आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास ग्राम एटम है। ग्राम एटम का जो टर्म है ना, वो मोल्स के लिए ही यूज़ होती है, यानी हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बोलें या 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन बोलें। ठीक है, इसी तरह अगर मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए ग्राम मॉलिक्यूल, या कोई आयन हो तो ग्राम आयन की भी टर्म यूज़ होती है। ठीक है, होता वो मोल ही है। ठीक है, तो अब 2 ग्राम एटम का मतलब होगा 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो एक नाइट्रोजन का 14 होता है मास, तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा 28। तो अब इसमें लीस्ट सबसे किसका है? कार्बन का। ठीक है, 3.01 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का सबसे लीस्ट मास है। सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखें, 2 गैसेस हैं कंटेनर में और हमने पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का फाइंड करना है। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस जो है वो हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल प्रेशर और ये इक्वालिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब हम अगर मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, ठीक है, तो जो उसका मोल फ्रैक्शन है वो इसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन जो है हम जब फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? अब हमारे पास 2 ग्राम्स जो है वो हाइड्रोजन था, 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, और 16 ग्राम्स ऑक्सीजन था तो 16 डिवाइड बाय 32 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल्स। यानी हमारे पास हाइड्रोजन के 1 मोल हैं, इसके 0.5 मोल्स हैं और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी 1 डिवाइड बाय 1.5। तो अब हम इसका जो है वो रेशो निकाल लेंगे 1.5, इसको सिंपल कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास ऊपर वाली साइड पे जो है वो 10 लग जाएगा। 10 डिवाइड बाय 15, तो 5 से हम इसको करेंगे 5 2 10 5 3 15, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2/3 होगा। ठीक है, ऑप्शन B इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब देखें बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड नहीं करता, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट अगर हम वाटर का कंसिडर करें, हम उसको बॉईल कर रहे हैं किसी स्मॉल कंटेनर में या किसी लार्ज कंटेनर में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, n+l वैल्यू फॉर एन ऑर्बिटल a इज़ 3 while for B is 3, ठीक है। द एनर्जी ऑर्डर इज, अब यहाँ पर इन्होंने हमें कैलकुलेट करके दिखाई है। जर्नल इन्होंने ऑर्बिटल ले लिया n+1, यानी n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है। B के लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू जो है वो 0 है। तो n+l वैल्यूज़ अगर इक्वल आ जाएं तो फिर कौन लोअर एनर्जी होगा और कौन हाई एनर्जी होगा, ये n डिसाइड करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर होगा वो लोअर एनर्जी होगा, जिसका हाई होगा वो हाई एनर्जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है, a का n वैल्यू लेस है, सो a विल बी लोअर इन एनर्जी, सो करेक्ट ऑप्शन इज b, ठीक है। a लोअर एनर्जी है, b हाई एनर्जी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द रिएक्शन, ये जो गिवन रिएक्शन है, अब देखें हीट की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ग्रेटेस्ट यील्ड ऑफ अमोनिया। तो ये हमने जो पास्ट पेपर्स में डिटेल से जो है वो ये क्वेश्चन किया, ये लॉन्ग में भी आ सकता है कि ऑप्टिमम कंडीशन सारी बता दें कि किस तरीके से हम मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये बताया था कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को लो करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, एंड इस रिएक्शन में जो है वो 4 मोल जो है रिएक्टेंट्स के हैं एंड 2 मोल जो हैं वो प्रोडक्ट्स के हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स के जो है वो कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम जो है वो प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करेगा और नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज़ करेंगे, सो द रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मतलब फॉरवर्ड साइड पे जाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे जाएगा और फॉरवर्ड पे जाएगा तो मोर अमोनिया बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रेशर को बढ़ाने से और टेम्परेचर को कम करने से जो है वो मोर यील्ड ऑफ अमोनिया हम हासिल कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जॉल थॉमसन एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस प्रोड्यूसेस। अब जो जॉल थॉमसन इफेक्ट है ये भी आपने डिटेल से याद भी कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया है, तो इसको कभी भी आपने इसका आंसर लिक्विफिकेशन जो है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं करना, ठीक है। जॉल थॉमसन इफेक्ट से गैस कूल होती है, कूलिंग होती है, और फिर जब बार बार ये इफेक्ट जो है वो कंप्रेशन और जो है दोबारा से गैस को रिलीज़ किया जाता है स्मॉल होल से, तो वो एक्सपैंड करती है। तो ये जब प्रोसेस बार बार किया जाता है तो गैस इतनी ज़्यादा कूल डाउन हो जाती है कि वो लिक्विफाई हो जाती है। तो बेसिकली जो इसका मेन पर्पज़ है जॉल थॉमसन एक्सपेंशन का, वो क्या होता है, कूलिंग ऑफ द गैस, ठीक है। गैस जो है वो आइडियल गैस क्या करती है, कूल हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज हैविंग द वेवलेंथ ऑफ 4.4 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास 4.4 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ है और इसे हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c/λ, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी हमने c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ जो है वो हमें एंगस्ट्रॉम में दी हुई है। तो एंगस्ट्रॉम में हमारे पास है 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में हम चेंज करेंगे क्योंकि एंगस्ट्रॉम होता है हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की जगह हमने ये लगा दिया ताकि यूनिट्स आपस में कट ऑफ हो सकें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0.75 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड, ठीक है। और अगर आप यहाँ से पॉइंट इधर लेके जाएंगे तो -1 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। -1 तो 18 - 1 जो है वो 17 हो जाएगा, 7.5 इंटू 10⁻17 पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखें 7.5 यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सोल्यूशन ऑफ अ ग्लूकोज इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ इट इज डिजॉल्व्ड विल बी। अब देखें पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 10% वेट बाय वेट है वो आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, ठीक है। 10% वेट बाय वॉल्यूम हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है,
यानी सॉल्यूट है, और जो सोल्यूशन है ना वो 100 ग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं, वॉल्यूम के यूनिट्स में लगाने चाहिए थे। 100 cm³ जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है। और अगर मैं cm³ की जगह इसको dm³ में करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो वो हो जाएगा 0.1 dm³ जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 0.1 dm³ में डिज़ोल्व हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास उन्होंने कहा कि 1 मोल कितने में डिज़ोल्व होगा ये बता दें, ठीक है। 1 मोल, तो पहले तो हम ग्लूकोज के मोल्स ही निकाल लें, क्योंकि ग्लूकोज के मोल्स नहीं निकाले हुए हमने, ठीक है। ग्लूकोज के मोल्स कैसे निकलेंगे, 10 डिवाइड बाई 180, ठीक है, इसका मोलर मैस है, तो आ जाएगा 0.056 मोल्स, ठीक है। तो इस पूरे से आपको ये पता चल गया कि 0.05 मोल्स जो है वो कितने सोल्यूशन में होते हैं, वो कितने सोल्यूशन में डिज़ोल्व हुए हैं, 0.1 dm³ में, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 0.056 मोल्स जो हैं वो 0.1 dm³ में डिज़ोल्व हुए हैं, तो 1 मोल कितने में डिज़ोल्व होंगे, 0.1 डिवाइड बाई 0.056, और ये आ जाएगा 1.79 dm³, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये 1.8 dm³ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 1.8 dm³, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लाइज क्लोज टू द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज स्लो, फास्ट, रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस या एंडोथर्मिक, ठीक है। तो अब आपके पास, आपको पता है, आपने रिएक्शन काइनेटिक्स में इस तरह से पढ़ा हुआ है कि ये रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने से पहले वो इस तरह से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, और उसके बाद या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक जो भी होता है, ठीक है। तो अब ये वाली एनर्जी जो है वो अगर लेस है, ठीक है, लाइक एक और मैं बना दूँ यहाँ पर और उसको बिल्कुल इस तरह से बनाऊँ, तो इट मीन्स कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है जब उसकी एनर्जी वो लाई कर रहे हैं बिल्कुल क्लोज टू द रिएक्टेंट्स, तो वो रिएक्शन ऑब्वियसली फास्ट होगा, क्योंकि उसको बहुत थोड़ा एनर्जी बैरियर क्रॉस करके एकदम से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो रिएक्शन विल बी फास्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर 3 हाफ, अच्छा हाफ लाइफ तो आपके उसमें है ही नहीं टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 goes to form 2HI, the value of Kc is 64, the volume of the container is reduced to 1/2। अब देखें 1/2 to its original volume, the value of Kc बताएं, ठीक है, Kc की वैल्यू को क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखें कि वॉल्यूम आप जब आधा करेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, तो वॉल्यूम कैसे कम होता है, प्रेशर बढ़ाने से कम होता है ना, ठीक है। मीन्स कि आपने ये चीज़ देखी कि आप अगर वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि प्रेशर को बढ़ाया है तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ़ मोल्स भी कम होंगे, एंड वॉल्यूम नंबर ऑफ़ मोल्स कम होने का मकसद ये है, मतलब ये है कि रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन, ठीक है, हैविंग लेस नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। यानी जब आप वॉल्यूम को कम कर देंगे तो रिएक्शन जो है वो उस तरफ मूव करेगा जहाँ पर उसके लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पर तो दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम है। सो इसलिए हम कहेंगे Kc की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा अगर हम प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करेंगे, तो इसका आंसर हम सी ही लिखेंगे, यानी Kc की वैल्यू 64 ही लिखेंगे, कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट्स विल डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर द लीस्ट, यानी कम से कम जो है वो उसको रिड्यूस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को। वैसे फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 होता है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर इनमें से कोई एक सोल्यूशन जो है वो -1 पे ले जाता है, एक -2 पे ले जाता है, एक -3 और एक -4 पे ले जाता है, तो सबसे कम किसने डिप्रेस किया, जो -1 पर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने आपको इसकी बताया, ओवरव्यू बताया, ठीक है। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम 1 मोल ऑफ ईच, ये सारे के सारे 1 मोल जो है वो अगर हम सोल्यूशन के अंदर डालें, अलग अलग सोल्यूशन के मतलब वाटर के अंदर 1 मोल ऑफ ईच डालें, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कौन सबसे कम डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, एक NaCl है, एक कैल्शियम क्लोराइड है, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड है और एक ग्लूकोज है। तो ये जो ग्लूकोज को छोड़ के बाकी सब है ना, ये आयनाइज भी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आयनाइज भी होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है,
तो वो हमारे पास डिपेंड करता है के एफ इंटू मोलैरिटी इंटू आई, ठीक है। तो के एफ तो हम कहते हैं वाटर के लिए कांस्टेंट है, तो वो सब के लिए सेम होगा क्योंकि सबको हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मोलैरिटी में अगर हम 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 मोल इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो वो मोलैलिटी भी सबकी सेम हो जाएगी, ठीक है। मोलैलिटी भी सबके लिए सेम हो जाएगी। तो बेसिकली आइंस यानी नंबर ऑफ़ आइंस पे डिपेंड करेगा। जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइंस बनेंगे वो ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेंगे, जिसके नंबर ऑफ़ आइंस लेस होंगे तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को लेस डिप्रेस करेगा, ठीक है। तो अब आइंस किसके नहीं बन रहे, सिर्फ ग्लूकोज के आइंस नहीं बन रहे, बाकी सोडियम क्लोराइड जो है वो 2 आइंस बनाएगा, एक सोडियम और एक क्लोरीन, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड 3 आइंस बनाएगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड 4 आइंस बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आइंस में आयनाइज नहीं होता, आइंस में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उसके लिए आयनिक फैक्टर जो है वो हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, यानी वो 1 फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म में ही रहेगा। तो इस वजह से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। देन है क्वेश्चन नंबर 13, how many moles of oxygen atoms are there in 0.5 moles of calcium chlorate, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोरेट में उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स नहीं पूछा। ये चीज़ बहुत ध्यान से आपने देखनी है कि आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे हुए हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स पूछे हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर पूछे हुए हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे हुए हैं, तो उसका फार्मूला होता है कि आप पहले मोल्स फाइंड आउट कर लें और उसको फिर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछे हुए हैं, ऑक्सीजन एटम पूछे हुए हैं, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ऑक्सीजन एटम पूछे हैं, तो सिर्फ मोल्स ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम इसके मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें ये इसका जो कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने बन रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम्स कितने बन रहे हैं, 3 2 6 हैं, ठीक है। तो अगर हम ये इनको मोलर रेशियोज़ कंसिडर करें, जैसे कि हम स्टॉक्यू के न्यूमेरिकल्स में करते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं मोलर रेशियोज़ का, तो इसका 1 मोल इसके जो है वो 6 मोल्स कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि 0.5 मोल्स कितने करेंगे, ठीक है, यानी इसके 0.5 मोल्स कितने करेंगे, ऑब्वियसली या फिर 3 करेंगे, हाफ करेंगे, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल विल डिजॉल्व इन द गैल्वानिक सेल कंटेनिंग कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। अब हमारे पास इस तरीके से गैल्वेनिक सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम आपस में जोड़ते हैं और बल्ब लगाते हैं, इसमें कोई बैटरी नहीं होती, ठीक है। और इसमें से जब हम इनको कनेक्ट करते हैं, इसको इस तरह से गैल्वेनिक सेल को सेपरेटली करना था, ड्रॉ अलग अलग में डालने थे इलेक्ट्रोड्स और उनको फिर जो है वो हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, और इनको हम आपस में जोड़ते हैं बल्ब के थ्रू, कोई इसमें बैटरी नहीं होती, ठीक है। तो इस सारे सिस्टम में वो कह रहे हैं कि एक मेटल जो है वो डिज़ोल्व होती जाती है क्योंकि उस पे हो रही होती है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये मेटल जो है वो आइंस में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में आती जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रोड, ठीक है, जहाँ पे रिडक्शन हो रही होगी जो कैथोड होगा, ठीक है। तो एक मेटल डिज़ोल्व हो रही होती है, तो वो मेटल डिज़ोल्व होगी जिस पर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर जो है वो कौन कौन सी पोटेंशियल्स गिवन है, देखें कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है तो इसकी जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और सिल्वर जो है वो सिल्वर न्यूट्रल से आयंस में जा रहा है तो ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो और एक की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तो हम उनको कंपेयर करके नहीं बता सकते कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स बना लेंगे। जैसे कि कॉपर की तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, यानी +0.34, ठीक है, ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कॉपर की भी नहीं सिल्वर की भी हम रिडक्शन पोटेंशियल बना लेते हैं, तो उसको हम प्लस कर लेते हैं, +0.80 वोल्ट, ठीक है।
अब ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स हो गई हैं। अब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी उसकी रिडक्शन होगी, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर की है, तो इसकी रिडक्शन होगी और कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी। और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है ना, ठीक है, फर्दर हम इसको एक्सटेंड करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कि जिसकी रिडक्शन हो रही होती है तो वो जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अच्छा ये वैसे रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अभी इसमें नहीं ज़रूरत। ठीक है, आप सिंपल देख लें कि कौन सी मेटल डिज़ोल्व हो रही है। तो सिंपल जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो आप कह दें कि वो डिज़ोल्व हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर में जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ये क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड है, ये तो आपके बुक में टॉपिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 16 MCQ। ठीक है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ये हमारे पास डिसोसिएशन हो रही है एसिटिक एसिड की। ठीक है, तो अब डिसोसिएशन देखें, वैसे ही ये वीक एसिड है, अगर हम इसकी डिसोसिएशन कर रहे हैं फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एंटर हो रही होती है, तो एंथैल्पी क्या होगी हमें पता है कि ज़ीरो तो नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब है कि हीट रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी मतलब ऐड हो रही है, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो ये वाला भी जो इलेक्ट्रोलिसिस है प्रॉपरली डिफरेंट यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की मोल्टन एंड एक्वस सोल्यूशन में, तो ये वाला भी टॉपिक आपकी बुक में डिटेल से नहीं है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन इसका आंसर जो है वो है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि भाई किस तरह से नोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो है वो आपकी बुक में डिटेल से नहीं दिया गया, ये निकाल दिया गया था टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है वो 2013 का फर्स्ट पेपर जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2013 का सेकंड पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।